हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज स्टार्ट की है। असल में मैंने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे जी एडवांस के वो मैं सॉल्व करूँगा चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले जो चैप्टर है वो है हमारा सॉल्यूशन। उसके जितने भी क्वेश्चन एडवांस में आए हुए हैं लास्ट 13 to 15 ईयर्स जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपके साथ सॉल्व करूँगा। यहाँ पे अप्रोच बताऊँगा कि अप्रोच क्या होती है जी एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आप कैसे वहां पे कंसेप्ट एप्लीकेशन कैसे लगती है। ठीक है, तो बने रहिएगा, देखते हैं जरा। तो पहला क्वेश्चन जो था मेरे बच्चों वो आपका 2011 का क्वेश्चन है। ये 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका IIT 2000 सिंगल कैट ऑप्शन था। तो मैंने जो आपको पहले जो प्रीवियस वीडियो है उनमें मैंने आपको यही बताया हुआ है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन करना कैसे। पहले रीडिंग स्किल आपके अच्छे से रीड करेंगे, जो डाटा है जो गिवन डाटा है उसको हम देखेंगे और हमें निकालना क्या है वो कितना फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का डिग्री सेल्सियस में कंटेनिंग 0.1 ग्राम ऑफ 0.1 ग्राम K3FeCN6 मोलेकुलर वेट गिवन है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम ऑफ वाटर में तो मुझे पता चला कि जो मास ऑफ सोल्यूट है वो गिवन है मुझे 0.1 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है दैट इज 100 ग्राम। मोलेकुलर वेट गिवन है, ये सोल्यूट है हमारा। KF जो है H2 के लिए पता है। तो कहता कि फ्रीजिंग पॉइंट बता दो सॉल्यूशन का। मुझे इसका मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट TF होगा वो मुझे बताना है। सॉल्यूशन ऑफ TF डिग्री नहीं, TF पूछे तो ना डेल्टा TF भी नहीं, ये भी ध्यान में रखें। डेल्टा TF डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, TF आपका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है और TF डिग्री प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब यहाँ पे देखो जरा कैसे करेंगे। अब मुझे सिंपल पता है कि अगर मुझे ये क्वेश्चन आपका डिफरेंस डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सही है तो डेल्टा TF होगा फॉर्मूला IKFM। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मुझे पता है जिससे निकलेगा ये वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप। क्या मुझे IK गिवन है? नहीं है। KF गिवन है। मोलैरिटी जो है क्या मैं निकाल सकता हूँ? हाँ जी निकाल सकते हैं। सोल्यूट का मास गिवन है जी, उसका मोलेकुलर वेट गिवन है और मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, निकल सकती है। तो यहाँ पे जो पैरामीटर है इंटरमीडिएट पैरामीटर वो I है, वेंटो फैक्टर। सो वो सॉल्वेंट से देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है अगर मैं बात करूं K3FeCN6, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाने वालों ने एग्जामिनर ने क्या किया हुआ है कि थोड़ा सा इसको क्या किया हुआ है मल्टी कंसेप्ट किया हुआ है कि आपको ये जो भी ये आपका कंपाउंड है इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको। ये कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आपने सिंपल ख्याल रखें जब डिसोशिएट होते हैं तो जो ये स्केल ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज है जो भी स्केल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होगा वो कभी भी डिसोशिएट नहीं होगा। मतलब FeOCN जो होल 6 हैं कभी बाहर नहीं आएंगे, वो कभी बिखरेंगे नहीं, वो टूटेंगे नहीं आयंस में। मतलब जो ये आपका टोटल स्केल ब्रैकेट है खुद एक आयन बनेगा, जो बाहर चीज है वो तो आयन में डिसोशिएट होगी होगी। तो कहने का मतलब डिसोशिएट कैसे होगा जी, ये डिसोशिएट होगा K पॉजिटिव प्लस, अब K पॉजिटिव 3 बार है तो यहाँ पे बैलेंस कीजिएगा इसको FeCN6 ये आपका एज इट इज रह जाएगा मेरे बच्चे और 3 नेगेटिव आ जाएगा। 3 नेगेटिव क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या है 3 पॉजिटिव है तो हमें बैलेंस भी करना पड़ता है। अब आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे एक बार बहुत क्लियर कर देखो आयंस कितने बने हैं। आयंस बने हैं टोटल 3 और 1 दैट इज 4 आयन बने हैं। पर मुझे वेंटो फैक्टर चाहिए। यहाँ पे कहीं पे भी लिखा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी, तो मैं यहाँ पे मान के चलूंगा कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है वो आपका 100% है। अल्फा 100% हो गया, मैं मान के चलूंगा अल्फा 100% हो गया। 100% का मतलब अल्फा 1 हो गया। अब आप याद रखेंगे जैसे ही अल्फा 1 होता है तो जो वेंटो फैक्टर है वो नंबर ऑफ आयंस के इक्वल होता है। ये कंसेप्ट याद रखेंगे कि अगर अल्फा 100% है, अल्फा आपका 1 है तो जो वेंटो फैक्टर है मेरे बच्चों वो नंबर ऑफ आयंस के इक्वल होगा जो डिसोशिएट हुए हैं जो बने हैं आपके। समझ आ गया? जैसे कि यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 4 KF गिवन है जी आपको 1.86 और मोलैरिटी गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास दैट गिवन मास सॉल्यूट का कितना है, सॉल्यूट मोलर मास गिवन मास एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 329 एंड मास ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज 100 ग्राम। यहाँ पे ग्राम को चेंज करने के लिए यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बच्चे कैलकुलेशन कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे कंसेप्ट जो था आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का था वो मैंने आपको समझा दिया है कि
वो उसके बारे में आपको नॉलेज होगी तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है जी। बाकी अल्फा का ध्यान रखेंगे, अल्फा अगर 1 है तो 100% डिसोसिएशन है तो I इक्वल टू M हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये डेल्टा टी जो भी यहाँ पे वैल्यू आई है मेरे बच्चे, इसको क्वेश्चन सॉल्व करके ये 0.0226 जो मैंने सॉल्व किया था वो इतनी आई थी। ये डेल्टा टीएफ है। मुझे टीएफ पूछा गया है। टीएफ क्या होता है, डेल्टा टीएफ क्या होता है जी? टीएफ डिग्री माइनस टीएफ होता है 0.0226। जो टीएफ डिग्री है वाटर है, सबको पता है फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में 0, तो टीएफ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -0.0226। आप कह सकते हैं नेगेटिव 2.26 इंटू 10⁻⁻² डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास बिन बच्चों आंसर होगा। याद रखेंगे, कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस आपके जो पैरामीटर्स हैं उनका खास ध्यान रखें। पैरामीटर्स क्या हैं, यूनिट्स का ध्यान रखें। ठीक है, चाहे मल्टी कंसेप्ट हो, जैसा कि मुझे क्वेश्चन आए, कोई डरना नहीं है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन करके हमें एक बात पता चली कि जो सॉल्यूशन आपका चैप्टर है उसकी मिक्सिंग हो सकती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। अगर जीडी एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो यह बात हमें यहाँ से देखने को मिली है। तो उसको याद रखेंगे कि मल्टी कंसेप्ट कहाँ पे जाके लगता है, सॉल्यूशन चैप्टर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिक्स होके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चे, ये आपका आईटीजेई 2012 में, ये 2012 में आया हुआ है आईटीजेई में एडवांस में आपके, और ये सिंगल फैक्ट था। ये ऑप्शन था, ये सिंगल फैक्ट था, ये भी सिंगल फैक्ट होगा। ठीक है, ये भी सिंगल फैक्ट आया था। अब यहाँ पे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगेन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। हमारा तरीका ही यही है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पहले रीडिंग स्किल्स आपकी होनी चाहिए अच्छी। जे एडवांस आपकी रीडिंग स्किल को भी चेक करता है कि आप क्या जो लिखा है उसका मतलब समझ रहे नहीं समझ रहे। ठीक है, कहता फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। कॉमन आएगा, पॉज दीजिएगा। तो पहले जो इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट कीजिएगा, कहता 2.5 ग्राम कौन है, सोल्यूट है। लेकिन सोल्यूट के बारे में बात की है कि कहता नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और नॉन वोलेटाइल है। जैसे ही कभी भी आपको पता चलेगा ना जो सोल्यूट है, क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन से है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि वेंटो फैक्टर 1 होगा। ये बात याद रखेंगे। नॉन वोलेटाइल, देखो नॉन वोलेटाइल जब कोई सोल्यूट आपका किसी भी सॉल्वेंट में डलता है तो आपने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी। उन 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जन्म ही यहीं से होता है। अगर आप किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तभी वो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जन्म लेती हैं, जिनके नाम है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आपको रिलेट करना आना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सोल्यूट 100 ग्राम ऑफ वाटर है, तो मैं पहले इन्फॉर्मेशन जो है मेरे बच्चों मैं उसको लिख देता हूँ। कहता है 2.5 ग्राम सोल्यूट होगा, तो मतलब मास ऑफ सोल्यूट गिवन है जी 2.5 ग्राम। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे, वेंटो फैक्टर 1 हो गया। 100 ग्राम ऑफ वाटर है तो मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम हो गया। The elevation in boiling point at 1 atm pressure is 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस है कौन, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। 1 atm प्रेशर पे था जी। ठीक है, assuming concentration of solute much lower than that of solvent, कहने का मतलब dilute solution। The vapor pressure of the solution in mmHg में बताइएगा, K भी आपको गिवन है। तो हमें क्या बताना है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन बताना है। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे जा रहा है, हमें सब चीजें पता है। हमारी जो सोच है वो ये है कि हमें पी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था, तो हमें पता चल रहा है कि आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उनका यूज होगा यहाँ पे फॉर्मूलाज का, डेल्टा टीपी का यूज होगा। लेकिन प्रेशर सॉल्यूशन कैसे निकालें, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, वहां से हम फॉर्मूला यूज करेंगे और ये निकालेंगे। तो देखो जरा कैसे करते हैं क्वेश्चन को। मैं डेल्टा टीवी की वैल्यू लिखता हूं। डेल्टा टीवी क्या होता है जी, आई केवीएम होगा। मुझे आई पता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट 1 है, डेल्टा टीवी 2 है, वैल्यू पुट कीजिएगा, ये 1 होगा। केबी भी पता है 0.76,
मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या मास ऑफ सॉल्वेंट पता है 100 ग्राम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं पता, तो उसको निकाल देंगे यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे जी, डिवाइड बाय 100 ग्राम, यहाँ पे 1000 रुपये करेंगे क्योंकि ग्राम में था ये। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए मेरे बच्चे यहाँ से मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो भी यहाँ से कैलकुलेशन आएगी ये 0.263 आएगी आपके पास, ठीक है, ये चेक कर लीजिए एक बार, 0.263 आएगी आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए, मुझे पता है पी सॉल्यूशन निकाला, तो सेकंड जो मेरी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एक और, उसका यूज करना पड़ेगा। मुझे पता है फॉर्मूला पी डिग्री सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी डिग्री सॉल्वेंट इक्वल टू आई एक्स सोल्यूट। आई अगेन 1 है, पी सॉल्यूशन निकालना है, पी डिग्री सॉल्वेंट, क्या पता है आपको पी डिग्री सॉल्वेंट? ध्यान दीजिएगा, उन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया, सॉल्वेंट कौन है? वाटर, तो वाटर का पी डिग्री का मतलब है कि प्योर जो वाटर होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? उसका वेपर प्रेशर जो होगा आपके प्योर वाटर का वो कितना होता है सबको पता है, 760 mmHg। ये बात याद रखेंगे, 180 पे 760 mmHg होता है, तो यहाँ पे 760 आ गई जी हमारे पास, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है हमारे पास, देखिएगा मैं पी की सॉल्वेंट की वैल्यू पुट कर रहा हूं 760 माइनस पी सोल्यूशन निकालना है जी मैंने, अगेन 760 इक्वल्स टू आई की वैल्यू 1 होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या है हमारे पास, हमने निकाला है 0.263 डिवाइड बाय 0.263 प्लस वाटर के नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट का मास गिवन है, तो गिवन मास 100 है और मोलर मास होता है वाटर का 80, तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी जी आपसे, यहाँ से पी सोल्यूशन आपका आ जाएगा। तो पी सोल्यूशन जो मेरी कैलकुलेशन मैंने की थी, पी सोल्यूशन कैलकुलेशन में बच्चों, पी सोल्यूशन की जो वैल्यू आई थी मेरे पास वो मेरे ख्याल से 726 ऐसा कुछ था, 725 आई थी मेरे पास, 725.64 mmHg। अब जो ऑप्शन में था सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन था इसका, ऑप्शन बड़े दूर दूर थे इसके, ठीक है, पहला ऑप्शन ही था 724 mmHg, तो वही मेरा आंसर था, बाकी जो ऑप्शन थे वो काफी दूर दूर थे, जैसे 760 था, 780 हो गया, तो दूर दूर, तो जो सबसे क्लोजेस्ट था वो मैंने वहां पे चूज किया है, ठीक है। अब याद रखना आप अपने सर बिल्कुल ये अप्रोक्सीमेट मैच, कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें अप्रोक्सीमेशन मैच करेगी आपकी, ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन का मेथड वही चलता है जहां पे आपके जो ऑप्शन गिवन है वो काफी दूर दूर ऑप्शन है, अगर क्लोज क्लोज हुए तो मैं अपनी कैलकुलेशन दोबारा से चेक करूंगा जी, ये बात याद रखिएगा। अगर ऑप्शन काफी दूर हैं तो आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन बहुत क्लोज हैं तो फिर अप्रोक्सीमेशन नहीं, आप अपनी कैलकुलेशन पे जाके चेक कीजिएगा, बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए मुझे कैलकुलेशन, एक्यूरेसी बहुत होनी चाहिए आपकी, ये तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैं स्कूल ऑफ कर रहा हूं एक बार, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों वो 2013 में आया था, 2013 जे एडवांस में, ये आपका मल्टीपल करेक्ट था, मल्टीपल करेक्ट, सबसे ज्यादा गलती होती है मल्टीपल करेक्ट में, ये याद रखिएगा, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट जो आपके क्वेश्चन आते हैं जे एडवांस में आपकी डीप नॉलेज को चेक करते हैं, वो डीप नॉलेज को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अगर वो किसी के बारे में पूछ रहे हैं, किसी टॉपिक के बारे में, तो देखिएगा जरा यहाँ पे कैसे होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या था बच्चों, क्वेश्चन था बेंजीन एंड नेफ्थलीन, बेंजीन एंड नेफ्थलीन forms an ideal solution at room temperature,
एट रूम टेम्परेचर। कहते फॉर दिस सिस्टम करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। अब देखो इज आर का मतलब ब्रैकेट में गिवन है कि मतलब एक भी हो सकती है, दो भी, तीन भी, चार भी सही हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला ऑप्शन था वो ये था कि डेल्टा जी इज पॉजिटिव। बी ऑप्शन डेल्टा एस सिस्टम इज पॉजिटिव। थर्ड ऑप्शन था डेल्टा एस सराउंडिंग वो 0 होगा। और डी जो डेल्टा एच है सिस्टम का, डेल्टा एच वो 0 होगा कहता। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्या पता होना चाहिए जी, आइडियल सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है, बस इतनी सी बात है। आइडियल का मतलब अब जो भी आइडियल सोल्यूशन होता है उसकी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक होनी चाहिए। तो आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, मैं एक बार यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कंसेप्ट का। आइडियल सॉल्यूशन तो कहा गया कि आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं? कहा गया अगर आप किसी भी दो कंपोनेंट लेते हैं, उनको मिक्स करते हैं, सपोज कीजिए एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट बी है, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, कहा ठीक है ऐड कर दो, तो बन गया होगा ए बी, और क्या कंपाउंड ए बी बन गया होगा। तो ध्यान सुनना, वो कहते हैं कि सपोज करो कि अगर ये अकेला पड़ा है, इसमें प्योर ए है, इसमें प्योर बी है, अब दोनों को मिक्स किया तो क्या बन गया, ए बी बन गया। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब वो प्योर है तो प्योर ए पड़ा है, उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में, ए फोर्सेस, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो दिस शुड बी इक्वल टू बी, मतलब अप्रॉक्सीमेट होगा, आइडेंटिकल होगी, मैं एकदम से इक्वल नहीं होगा, आइडेंटिकल होंगी फोर्सेस आपकी बी बी एंड आल्सो इक्वल्स टू ए बी। कहने का मतलब ये हुआ कि आइडियल सॉल्यूशन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है प्योर कंपोनेंट्स में, वो किसके होंगी जब आप उनको मिक्स कर देंगे, मतलब जो ए बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वही बी बी बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, और वही बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी ए बी बॉन्ड की भी होगी, तो आपका आइडियल सॉल्यूशन बनता है। दूसरी बात ये कहते हैं कि जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जी, इनमें अब एक बार यहीं पे इसमें चेक कर लेते हैं, अगर आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होगी, सब कुछ सेम होगा, तो इनकी एक बात और आती है कि इनका जो साइज एंड स्ट्रक्चर होता है, साइज एंड स्ट्रक्चर जो होते हैं आल्सो आइडेंटिकल होते हैं, मतलब वो कंपोनेंट आपके आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं जिनका साइज और स्ट्रक्चर जो होता है, मॉलिक्यूलर साइज या स्ट्रक्चर वो आइडेंटिकल हो। अगर ऐसा कंपोनेंट है आपके तो वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। जैसे बेंजीन और नेपथलीन, आप सबको पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर और नेपथलीन का स्ट्रक्चर एक जैसा दिखता है, एक बेंजीन रिंग है, नेपथलीन में आपकी दो रिंग होती है, फ्यूज्ड होती है आपकी बेंजीन रिंग। ठीक है, सेकंड बात, जो सेकंड कंसेप्ट है वो ये है कि ए और बी भी आखिरी बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होगी। नेक्स्ट कहता है कि आपका मिक्सिंग करने में डेल्टा मिक्सिंग H0 हो जाएगा। कहने का मतलब कि ना ही हीट रिलीज होगी ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी जब आप उन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। अगर आप उन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो आपकी जो हीट है ना ही वो रिलीज होगी ना ही एब्जॉर्ब होगी। कहा गया क्यों भाई, क्यों नहीं होगी, रीजन बताओ ना। रीजन आपके सामने है, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में यही बताया था आपको, सबसे पहले क्या सिखाया गया, वाई टू आइटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, कंबाइन करते हैं टू अचीव स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे अचीव कर लीजिए, टू हैव मिनिमम एनर्जी, एनर्जी मिनिमम होगी तो क्या हो गया, स्टेबिलिटी अचीव होगी, तो एटम कंबाइन करके। अब यहाँ पे वही बात हुआ, देखो वो जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं एटम कंबाइन तो किए, लेकिन जो पहले स्ट्रेंथ थी केमिकल बॉन्ड की वो अभी भी है, जो ओल्ड स्ट्रेंथ थी पुराने वालों में प्योर में थी वो अभी भी है ना। तो मतलब ना ही एनर्जी देनी पड़ी है ना ही एनर्जी रिलीज हुई है प्रोसेस के दौरान। तो आपका जो डेल्टा मिक्सिंग एच होगा वो क्या होगा, एंथैल्पी चेंज 0 होगा। याद रखें जो हीट चेंज है, हीट चेंज और मिक्सिंग कितना होगा, 0। ठीक है जी, नेक्स्ट कहते डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम, डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम वो भी 0 होगा। कहा ये क्यों 0 होगा भाई,
मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम है वही फाइनल होगी, आपकी जो मर्जी कर लो, कोई चेंज नहीं होगा। कहा क्यों नहीं होगा? देखो अगर मैं सपोज करता हूँ जो ये आपका प्योर ए और बी है, अगर ये मान लो 20 सेंटीमीटर क्यूब लिया होता और ये 10 सेंटीमीटर क्यूब लिया होता इसकी वॉल्यूम, तो जब इनिशियल पढ़े तो 20 और 10 कितने हुए? 30 सेंटीमीटर क्यूब हुआ जी। तो अगर ये अकेले के पढ़े अभी भी तो वॉल्यूम 30 हुई इनकी। अब अगर जब मैं इनको क्या मिक्स कर देता हूँ तब भी कितनी रहेगी? 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो कहा कि जो पहले थी वो भी अभी भी है, ठीक है जी, लेकिन क्यों है? अगेन आंसर आपका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ थी, अगर आपकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ थी वो अभी भी है, उतनी ही है, सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ है। मतलब अगर वीक होती स्ट्रेंथ तो एक्सपैंड और दूर दूर हो जाते, दूर दूर होने का मतलब क्या, वॉल्यूम ज्यादा हो जाती। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती, ज्यादा होती, तो आपके जो मॉलिक्यूल्स थे आपस में वो ज्यादा पास आ जाते और वॉल्यूम कंप्रेस हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ना ही वो ना दूर गए, वहीं पे है वो, तो सेम डिस्टेंस पे बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है। तो दैट्स व्हाई आपका मिक्सिंग जो है वॉल्यूम चेंज जो है मिक्सिंग पे वो जीरो होगा। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कहा जाता है कि जो आपका डेल्टा मिक्सिंग एस है, मतलब एंट्रोपी मिक्सिंग पे कितनी होती है कहते हैं, कहा गया पॉजिटिव हो, ग्रेटर जीरो, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो होगी। कहा क्यों होगी? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है हमने कि आपके अगर हम मिक्सिंग करते हैं दो किसी भी कंपोनेंट्स की तो वो हमेशा एंट्रोपी को इंक्रीज करता है। ये यहाँ पे आपका कंसेप्ट था। मैं लिख देता हूं मिक्सिंग ऑलवेज इंक्रीजेस एंट्रोपी। क्लियर हो गया थी यहां से? तो डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा आपका, ठीक है, डेल्टा एस मिक्सिंग जो सिस्टम का है। फिर वो कहता है डेल्टा जी, बताओ जी डेल्टा जी के बारे में सबको पता है, गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इसके बारे में तो बहुत अच्छे से आप सबको तुमको पता होगा, डेल्टा एच जीरो हो गया, डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया, तो ये नेगेटिव भी आएगा, ये नेगेटिव आ है। फिर कहा गया एक और रह गया डेल्टा एस सिस्टम, सॉरी डेल्टा एस सराउंडिंग रह गया मेरे ख्याल से। डेल्टा एस जो सराउंडिंग का होगा, कहा गया उसका फॉर्मूला होता है जी माइनस एच बाई टी, सबको पता है फॉर्मूला, ये थर्मोडायनामिक्स से है बच्चे, क्योंकि मिक्सिंग की थोड़ी बहुत, तो याद रखेंगे डेल्टा एच जीरो है तो आपका डेल्टा सराउंडिंग भी जीरो हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन कौन से करेक्ट है? पहला बिल्कुल गलत है जी, डेल्टा जी पॉजिटिव, हम तो नेगेटिव है जी, तो ये गलत हो गया। उन्होंने पूछा करेक्ट कौन से, तो करेक्ट है बी, बिल्कुल सही है, सिस्टम का पॉजिटिव है जी, सराउंडिंग का जीरो है डेल्टा एच। तो ऑप्शन बी सी डी आपके सही हैं। कंसेप्ट समझिएगा, सिंपल याद रखिएगा, आप कंसेप्ट समझिएगा। मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन से ये देखे, जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने आपको ये सब बताए कि ये कैसे था, ये कैसे हुआ, तो कंसेप्ट समझना है, रट्टा नहीं मारना। आप कंसेप्चुअल चले कि हाँ वो चीज इन सबको कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। क्वेश्चन आसान होता है पर आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए बच्चों, आधी हुई नॉलेज डेंजरस होती, तो वहां पे गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास वो है 2013 का, 2013 का क्वेश्चन है मेरे पास, उसको करते हैं हम। अपनी अप्रोच हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चंस में। देखो ये कोई न्यूमेरिकल टाइप नहीं था, जो ये क्वेश्चन हमने अभी किया ये कोई न्यूमेरिकल टाइप नहीं था कि मैं उसको यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन देखता, मुझे बस एक लाइन दिखी, वो क्या थी, आइडियल सॉल्यूशन की, उसके बाद मैंने कहा करेक्ट बताओ बस। तो आइडियल सॉल्यूशन जितने भी मेरे दिमाग में प्रॉपर्टीज हैं वो सब आ जाएंगी, आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। जब ये आ जाएंगी तो ये मैं कह रहा हूँ बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये विद इन, अगर जे एडवांस में भी है तो अगर आपको सब पता है तो थोड़ा टाइम लगा आपको बताने में, लेकिन मेरे सब पता हो किसी बच्चे को तो मैक्सिमम 1 मिनट से ज्यादा नहीं, 1 मिनट बहुत ज्यादा बोल दिया, 1 मिनट से ज्यादा लगने वाला नहीं है इस क्वेश्चन में, याद रखिएगा। यही क्वेश्चन देखो जे एडवांस में क्वेश्चन को सिलेक्ट करना होता है, हमें हर एक क्वेश्चन करने योग्य नहीं होता, वहां पे आप कर भी नहीं पाएंगे, आप सबको पता है। आपको सिलेक्शन चाहिए वहां पे कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आसान आए हुए हैं, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होते हैं। तो जिन जिन क्वेश्चन पे आपकी कमांड है, आप ये समझ लो कि आपको समझ आ गया कि हाँ यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन मुझे लग रहा है अभी नहीं होने वाली, तो पहले उन्हीं क्वेश्चन को उठाएं वहां पे,
ये तरीका होता है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। पर मैंने आपको बता दिया, आपका जी एडवांस निकलता तभी है अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट कर दें क्वेश्चन को मैंने करने कौन से हैं पहले, क्योंकि हर एक क्वेश्चन वो आपके लिए नहीं बनाया गया, क्योंकि वो चाहते ही ऐसा, क्योंकि IIT ही बनाती है जी, NDA नहीं बनाती, याद रखिएगा, लीक हो जाएगा पेपर, ठीक है। वैसे मुझे पता, आपको सबको पता है नीट पेपर लीक हुआ है। शुक्र है कि आपके जो IIT जेई बनाती है इनके पेपर एडवांस का, NDA नहीं बनाते, तब तो बेड़ा गर्क हो जाता है इनका जी एडवांस का। तो ये इसकी यूनिकनेस है आपकी जी एडवांस की, क्योंकि उसको IIT ही बनाती है, तो IIT ही बनाती चली जाए जब तक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब क्वेश्चन था मेरे बच्चों, जी एडवांस 2013 में, जी एडवांस 2013 में क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि when 0.004 मोलर Na2SO4 is isotonic with 0.01 capital mole capital M glucose, then find degree of, यहाँ पे then फाइनली सिंपल, मेरे ख्याल से ये इंटीजर टाइप आया था मेरे ख्याल से, नहीं सिंगल ब्रैकेट था, ये भी सिंगल ब्रैकेट ऑप्शन आया था। देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 इज, ऑप्शन था मेरे ख्याल से 80%, बी 70%, सी 90%, डी 75%, ऐसा कुछ ऑप्शन थे वहां पे जो बने हुए थे। जो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन 2013 में है बच्चे, ये रिपीट हो चुका है आपके जेई मेंस में। मेरे ख्याल से जेई मेंस में ये 2022 या 2023 में क्वेश्चन आया है, ये रिपीट होके आया है आपके जेई मेंस में, ये एडवांस का क्वेश्चन है 2013 में हुआ। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, अगेन लैंग्वेज पकड़नी है जी हमने, जो कहता when this molar Na2SO4 is isotonic। अब वर्ड हमें कौन सा मिला, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, पहले वही देना, आइसोटोनिक का कौन सा है, जो Na2SO4 सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक हो किसके साथ हुआ, ग्लूकोज के साथ, तो मतलब इनका ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आइसोटोनिक का मतलब क्या हुआ, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम, ये हमारा कंसेप्ट हो गया। तो इनका जो पाई होगा, पाई ऑफ Na2SO4 is equals to pi of glucose, ये हो गया। फॉर्मूला आपको सबको पता है, ICRT, ये आपका Na2SO4 है, और ये ICRT ये ग्लूकोज है। क्या पूछा गया है, कहता द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन Na2SO4 की, मतलब अल्फा चाहिए हमें, अल्फा फाइंड करना चाहिए Na2SO4 का। हमें पता है अल्फा कैसे निकलेगा, दिमाग में से आता है, अल्फा का जो रिलेशन है वो आपका वेंट ऑफ वेक्टर आई से होता है, तो अल्फा का फॉर्मूला निकलेगा हम। लेकिन यहां पे चेक करो कि ये क्या गिवन है। अब देखो जो Na2SO4 है उसके लिए आई क्या होगा पता नहीं, क्योंकि याद रखिए यहां पे चीज और है, Na2SO4 जो है बच्चे वो आपका एक इलेक्ट्रोलाइट है, और जो आपका ग्लूकोज है वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर 1 होता है, क्लियर कट है, यहाँ पे IU1 है ग्लूकोज के लिए, लेकिन ये हमें नहीं पता क्यों डिसोसिएट इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं गिवन है यहाँ पे, पहले याद रखिए। उसे पूछा ही अल्फा है तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो ही नहीं सकती, तो मुझे पहले यहाँ से आई निकालना पड़ेगा वेंट ऑफ फैक्टर, तो निकाल देंगे जल्दी से, देखेगा जरा। तो आ जाओ, ICRT सबको पता है, RT कैंसिल होगा नहीं, कंसंट्रेशन गिवन है Na2SO4 की, कंसंट्रेशन ग्लूकोज की गिवन है, आई निकालेंगे, कंसंट्रेशन जो है Na2SO4 की वो है 4 × 10⁻³ दिस शुड बी इक्वल टू आई ग्लूकोज का 1 हो गया, कंसंट्रेशन 10⁻² है, तो जो आई है Na2SO4 के लिए
वो आपके सामने आ कितना आ गया, दैट इज 10/4। 10/4 का मतलब ये 2.5 आ गया निकल से, हाँ 2.5 आ गया जी। अब अल्फा निकालना है n/4 का, तो फॉर्मूला होता है i-1/m-1। m का मतलब कितने नंबर ऑफ आइंस बने हैं, तो डिसोशिएट करके देख लो जी एक बार। यह जो है नंबर ऑफ आइंस बन गए वो डिसोशिएट करके ही पता चलते हैं, तो डिसोशिएट करो इसको, पता चलता है Na पॉजिटिव 2 टाइम्स प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो M3 है, 3 आयन बने हैं, तो M 3 हो जाएगी यहाँ पे। जैसे ही M की वैल्यू 3 होगी तो मैं पुट करने जा रहा हूँ जी, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.5 -1/3 दैट इज 2। सबको पता चला आंसर 1.5 डिवाइड बाय 2 आ रहा है, मतलब ये आएगा 75%, 0.75 आ जाएगा, तो मतलब 75%, तो आंसर इज गोइंग टू बी डी। याद रखिएगा, आसान क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइटली वन बैंड का वेक्टर वन। लैंग्वेज क्या गिवन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज क्या है, कि लैंग्वेज को नहीं भूलना कभी, और उसको बस देखो लैंग्वेज जो है उस जो आपको कंसेप्ट पता है उसका वही अप्लाई करते चले जाना है जो मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना और बिल्कुल ठंडे दिमाग से क्वेश्चन करना है। आगे चलते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा 2014 में आया है, ये इंटीजर टाइप है, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके लिए पहले, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये 2014 में जी एडवांस में आया हुआ है, ये इंटीजर टाइप था मेरे बच्चों, इट्स इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप था ये कोई सिंगल वेक्टर नहीं था। क्वेश्चन कहता है अ कंपाउंड H2X, अ कंपाउंड H2X with molar weight of 80 gram is dissolved in solvent having density, ये लैंग्वेज जरूर पकड़ेंगे उसकी, having density of 0.4 ग्राम ml inverse, assuming no change in volume upon mixing, comma the molarity of 0.32 of a 3.2 molar solution is ऑप्शन में ख्याल से यहाँ पे यूनिट्स गिवन थी मोल केजी इनवर्स, इसमें बताना है आपने, याद रखिएगा। जब मैं क्वेश्चन को देखता हूँ, क्वेश्चन को अगेन रीडिंग करेंगे अच्छे से, कहता जी मोलर वेट है 80 ग्राम, कोई कंपाउंड H2X है, डिसॉल्व किया गया सॉल्वेंट में, डेंसिटी सॉल्वेंट की है, तो पहले यही चेक करते हैं, सॉल्वेंट की डेंसिटी 0.4 ग्राम ml इनवर्स है, अज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने से कही है, याद ध्यान से देखिएगा, अज्यूमिंग नो चेंज, कोई चेंज नहीं है जब मिक्स किया, तो मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम वो फाइनल होगी, तो पहले कौन पड़ा था, अगला सॉल्वेंट था पहले, उसमें आपने सॉल्यूट मिलाया तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, तो मतलब जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है वही सॉल्वेंट की वॉल्यूम भी हुई, तो वॉल्यूम जो है आपके सॉल्वेंट की वही वॉल्यूम सॉल्यूशन की भी होगी, ये क्लियर कट हो गया। फिर हमें पता चलता है द मोलैरिटी ऑफ 3.2 मोलर सॉल्यूशन, जो 3.2 मोलर सॉल्यूशन होगा ना, ये इसके बारे में बताएं, इसकी मोलैरिटी बताएं। तो ये मान लो ये है कोई बीकर पड़े, हमेशा विजुअलाइजेशन करनी है बच्चे, एक दिमाग में सोचना है कि ये आपका 3.2 कैपिटल एम, लेबलिंग की होगी, कंटेनर में कोई सॉल्यूशन पड़ा 3.2, इसकी क्या बतानी है, कहता इसकी मोलैरिटी बता दो, देखो क्या बता दो, मोलैरिटी,
तो अगर नंबर ऑफ मोलैरिटी का फॉर्मूला, जैसे मुझे कहा मोलैरिटी की सॉल्यूशन की, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मैं सिंपल लिखूंगा पहले, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या मुझे कुछ पता है क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है? पता है, उन्होंने खुद कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स 3.2 है, मतलब कैपिटल मोलर का मतलब मोलैरिटी गिवन है कि 3.2। अगर ये 3.2 कैपिटल एम का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 3.2 मोल्स हैं सोल्यूट के, कहां पे? इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। यही मतलब होता है मोलैरिटी का। तो मोल्स तो नहीं चेंज, ये अभी पढ़ा मोल्स थोड़ा चेंज हुए, मोल्स तो वही है। तो 3.2 मोल्स, वो मुझे चाहिए क्या? सॉल्वेंट का मास चाहिए बस। तो सॉल्वेंट का मास कहां से आएगा? हम कहते हैं सॉल्वेंट की डेंसिटी गिवन है जी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की वॉल्यूम वही है जो सॉल्यूशन की है। सॉल्यूशन कितनी है जी? 1000 ml। तो 1000 ml यहाँ पे 0.4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 400 ग्राम आ जाएगा। मास जो सॉल्वेंट का मास है वो आ जाएगा 400 ग्राम। लेकिन याद रखिएगा केजी इनवर्स में चाहिए, तो ये 0.4 केजी बनेगा, 0.4 केजी। जैसे ही मास ऑफ सॉल्वेंट आया मैंने यहाँ पे पुट कर दिया जी 3.2 और 0.4, आंसर इज गोइंग टू बी 8। आपका आंसर 8 आ गया। ठीक है जी, तो ये इंटीजर टाइप था, तो आंसर 8 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान है पर लेकिन क्या है, आपको अप्रोच पता होना चाहिए, अप्रोच लगाते कैसे हैं। आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें पकड़ते हैं वो, ये जो चीज है ये आपने ऐसे लिख रखी है, ये ऐसे नहीं लिखी, इसका मतलब है जी इसको पता होगा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो चीजों को पकड़ना सीखना है जी एडवांस में कि उसका अप्रोच क्या है। आपको हर एक चीज को देखो ये कैसे आएगी, प्रैक्टिस करने से। ठीक है, मैंने आपको यहाँ बताया, तो आप जाके प्रैक्टिस भी कीजिए क्वेश्चंस की। ठीक है, आपको सबको पता है फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे बेटर जो है जी एडवांस लेवल पे कहाँ पे हैं, सबको पता है। नरेंद्र अवस्थी की किताब ब्लैक बुक, अब बालाजी पब्लिकेशंस की आती है। ठीक है, तो जी एडवांस क्वेश्चंस हैं, तो आपको जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये पता लगता रहेगा कि इनको करते कैसे हैं। यहाँ में मेथड समझाया है, इसको याद रखें। अप्रोच क्या होती है, इनका मतलब क्या होता है, मतलब नहीं पता, अप्रोच नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा वहां से। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। आगे जो क्वेश्चन है मेरे पास, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी भी जब क्वेश्चन आता है फिजिकल केमिस्ट्री से डरना नहीं है, बात ये याद रखना। क्यों? फिजिकल केमिस्ट्री हमें पता लगता है कि देखो फिजिकल केमिस्ट्री जो है ज्यादातर कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाती है, तो उसे डरना थोड़ी ना है, कोई बात नहीं लेंथी होगी, लेकिन जो ये टाइम है, ये आपका जो टाइम लगा ये कंपनसेट हो जाए कहाँ पे, जब ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक आएगी। क्योंकि ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में हमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती, वहां पे जिस कंसेप्ट पता होता है हमें टिक करना होता है, बस ये याद रखिएगा, वहां पे कोई कैलकुलेशंस नहीं है। तो जो टाइम यहाँ पे हमारा थोड़ा कंज्यूम होगा वो वहां पे कंपनसेट हो जाएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री से अगर क्वेश्चन आ गया, थोड़ी कैलकुलेशन लेंथ ही गई है, पहले ये जरूर चेक करेंगे जी एडवांस में कि आपको आई ना, तो उसको जरा लीव करें। अगर आपको पता है, कंसेप्ट पता है, आप बाद में आइएगा उसके ऊपर, लेकिन आप पहले जो सबसे आसान क्वेश्चंस हैं जो सीधा टिक मार्क हो जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक में, वो कीजिएगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आइएगा। पहले वो रखो, ये जी एडवांस को क्रैक करने का तरीका है। ठीक है, कि ये नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। तो पहले आपको टाइमिंग लिमिट्स होती है हमारे पास, तो आप पहले वो क्वेश्चन चूज करने हैं जो आसान है। ठीक है, जिसमें लेंथी कैलकुलेशंस है, थोड़ी देर के पॉज कीजिएगा, सर्कल मार्क कीजिएगा, बाद में आएगी, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन था मेरे बच्चों आपका 2014 में क्वेश्चन आया था, एक बहुत आसान है क्वेश्चन भी, ये भी इंटीजर टाइप था आपका, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है 2014 का। क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूं, क्लिक करता, mx2 dissociate as m2 positive and x negative, उसे बता ही दिया पहले ही।
in an aqueous solution with a degree of dissociation 0.5. So stop the ratio of observed depression in freezing point to that the ratio of observed depression in freezing point of the aqueous solution to the value of depression in freezing point in the absence of ionic dissociation is वो कितनी होगी। जरा क्वेश्चन को देखो एक बार अगेन, कहता है MX2 है, डिसोशिएट ऐसे हो आयंस में हुआ। एक्वा सॉल्यूशन, एक्वास का मतलब सब समझते हैं कि आपका जो सॉल्वेंट है वो वाटर है विद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.5 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब अल्फा गिवन है जी हमें 0.5। फिर द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, रेशियो किसकी, ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट to the aqueous solution of value of depression freezing point in the absence of ionic dissociation। absence of ये पढ़ना, मतलब पहले तो observed है, मतलब डेल्टा TF observed अपॉन रेशियो किसकी दी गई, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की है, लेकिन कब, एब्सेंस है आयनिक डिसोसिएशन में, मतलब ये एब्सेंस ऑफ आयनिक, मतलब कोई डिसोसिएशन नहीं, नो डिसोसिएशन। तो उसकी रेशियो पता नहीं, सबको पता है फॉर्मूला डेल्टा टीएफ का क्या होता है जी, IKFM, इसका फॉर्मूला भी IKFM होगा, सिंपल सी बात। अब यहां पे तो ऑब्जर्व्ड है, I है तो ऑब्वियसली है वहां पे अल्फा गिवन है जी, अल्फा से हम I निकाल देंगे, लेकिन नो डिसोसिएशन मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बन गया, तो वहां पे I क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो I 1 है, यहाँ भी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम सॉल्यूशन है जी। ये I जो है ये हम यहाँ से निकालेंगे, हमें अल्फा पता है, अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन M-1। अब M क्या है, नंबर ऑफ आयंस जो फॉर्म होगी जब डिसोशिएट हुआ। MX2 कैसे डिसोशिएट हो रहा है जी, बताया गया है, डिसोशिएट कैसे होगा, M2 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो कितना आयंस बने, 3 आयंस बने, तो M2 3 है, 3 2 3 - 1 is 2, तो 2 into 0.5 कितना है, 1, तो I-1 की वैल्यू 1 है, तो I कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। एम पुट खींच करके देखिएगा, अल्फा 0.5 है, पुट कीजिएगा, I आपका 2 आ जाएगा। जैसे I 2 आया बच्चे, वहां पे 2 पुट करूंगा, ये पहले ही 1 था, ठीक है, तो रेशियो क्या बनी, 2:1। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ज्यादा इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी, लेकिन हमें समझना था एब्सेंस ऑफ आयनिक डिसोसिएशन मतलब क्या है, कि डिसोसिएशन हुई नहीं, नो डिसोसिएशन मतलब क्या है, वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट बन गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो वेंटो फैक्टर 1 हो जाएगा। तो दूसरा है जो ऑब्जर्व्ड है, वो ऑब्जर्व्ड का मतलब जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका, तो रियलिटी है ना आपकी, तो उसमें तो अल्फा डिसोसिएशन मुझे दे दिया कि इतना हुआ है, और अल्फा और आई के बीच में रिलेशन पता है हमें, तो वहां से आई निकल जाएगा। तो साथ था क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए बच्चे, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मान लो कि एक टाइम में पढ़कर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, 2 बार नहीं 3 बार पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि वो हमें गिवन क्या है और पूछ क्या है। अगर ये पता है तो आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व है जी। जब आपने ये लिख लिया ना बाकी मुझे क्या गिवन है, तो ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये स्ट्राइक कर देगा कि नो डिसोसिएशन मतलब वो डिसोशिएट नहीं हो रहा, तो मतलब क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके लिए I1 होगा। बस इतनी सी बात थी, बाकी जो है वो मेरे ख्याल से आप सबको आते ही होगा, ये सब आपको पता है कि CBSE NCERT में सब हैं, बस एप्लीकेशन की बात है कि यहाँ पे तो आपको अप्लाई करके दिखा दें कि अप्लाई कैसे होती है चीज़ें, ठीक है।
आगे चलते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान सुनिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी आप ये बताएगा कि जो सॉल्यूशन चैप्टर है अगर उस पर मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन आना है तो अगेन कैसे आएगा। मतलब जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसकी मिक्सिंग किस चैप्टर के साथ वो कर सकते हैं जो जेड एडवांस में। एक तो मैंने आपको पहले बताई थी कि जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसकी जो मिक्सिंग करते हैं अगर मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में आया है, 2015 में क्वेश्चन आया इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप क्वेश्चन को लिखते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर aqueous solution of cobalt third chloride ammonia complex ब्रैकेट में गिवन था behave as a strong electrolyte पर बिहेव कर रहा है इज -0.0558 डिग्री सेल्सियस। द नंबर ऑफ क्लोराइड ions, the number of chloride is the number of chloride in coordination sphere is ये भी लैंग्वेज थी। KF गिवन है जी आपको 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो अगेन यहाँ पे बात क्या है? बात ये है कि आपकी जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसको अगेन किससे मिक्स कर दिया गया। ये आप लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम है, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम ऐसे लिखा जाता है। वैसे ये प्रॉपर नेम नहीं है उसका, आईपीसी नेम नहीं है, ये उन्होंने कॉमन नेम दे दिया वैसे ही। अब वो कहते हैं द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन बताओ। देखो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि ये जो सोल्यूट है इसकी हमें मोलैरिटी गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है। तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का TF गिवन है जी -0.0558 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी 0.01। एक्वास क्वेश्चन मतलब वाटर है, सॉल्वेंट। मुझे निकालना क्या होगा कि अब ये क्वेश्चन को जब यहाँ करेंगे ना, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पढ़ा होगा आपने तो समझ आ जाएगा कि वो पूछ क्या रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैंने आपको बताया था एक उसका तरीका होता है उसको लिखने का, उसको लिखा जाता है। जो उसका फॉर्मूला होता है वो एक यूनिक सा फॉर्मूला होता है जो स्केल फैक्टर्स पे लिखा जाता है। जब आप स्केल फैक्टर्स पे लिखते हैं कोई चीज, समझिएगा ये कुछ स्केल फैक्टर है, तो यहाँ पे कंसेप्ट है जो भी स्केल ब्रैकेट जो अंदर चीज हो, इस पूरे को जो स्केल ब्रैकेट इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस पूरे को कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम दिया जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसके अंदर जो चीज होती है सबसे पहले यहाँ पे जो होता है वो मेटल होता है, जो पहली टर्म हो मेटल, एटम या आयन। यहाँ पे कुछ होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे, उन मॉलिक्यूल्स का नाम होता है लिगेंड्स, उनको लिगेंड्स कहा जाता है। उसके बाद अगर ये हो सकता है पूरा का पूरा न्यूट्रल हो, यहाँ बाहर कुछ भी ना हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर लेकिन अगर यहाँ पे कोई आपका मॉलिक्यूल होगा उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन जो बाहर होता है। यहाँ पे जो होता है वो आपका मेटल हो सकता है, कोई वो भी हो सकता है। आप कहेंगे सर दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे, नहीं दोनों साथ में प्रेजेंट हो सकते हैं क्या? देखो अगर ये कटायन है तो ऑब्वियसली ये अनायन बनेगा, अगर ये कटायन है तो ये अनायन बनेगा। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, जस्ट
मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। वो दिखता कैसे है? अब उन्होंने यही तो कहा, देखो कि कोबाल्ट है थर्ड, कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट गिवन है, तो मैं मान के चलता हूँ कि कोबाल्ट ऐसा होगा, यहाँ पे कोबाल्ट है, फिर क्लोराइड होगा, फिर अमोनिया मतलब NH3 होगा, कुछ ऐसा होगा। मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, मैंने अपनी तरफ से ऐसे लिख दिया। अब वो कहता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने होंगे, कितने आपके क्लोराइड कितने होंगे। पहले मुझे चेक करना पड़ेगा जो ये चीज गिवन है ये असल में है क्या, तो ये डिसोशिएट कैसे होता है, मुझे डिसोशिएट करके देखना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि TF है बच्चे, वो कितना आ रहा है ये डेल्टा TF की वैल्यू क्या होती है IKFM। KF की वैल्यू पुट कर देंगे आप, मोलरिटी पुट कर देंगे। डेल्टा TF होता है TF डिग्री माइनस TF होता है, TF डिग्री सबको पता है, एक्वास मतलब वाटर का क्या होता है 0, ये वैल्यू पुट होगी यहाँ पे। I नहीं पता, KF पता है 1.86, मोलरिटी पता है 10⁻², TF डिग्री माइनस TF 0, माइनस ऑफ माइनस 0 तो ये आ जाएगा सिंपल, इसको 0.0558 ही आ जाएगा आपका। तो जब आप इसको बच्चे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो I की वैल्यू मेरे ख्याल से यहाँ पे 3 आएगी। जब एग्जैक्ट 3 आता है आप चेक कर सकते हैं, इसकी वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी जो मेरे पास आएगी। अब दूसरे से ये कहा है कि बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो I शुड बी N के इक्वल होगा, तो नंबर ऑफ आयंस 3 ही बनेंगे। मतलब अब देखो अगर मैंने ऐसे लिखा तो 3 आयंस कहाँ से बन जाएंगे, क्यों? क्योंकि जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज होती है कभी बाहर आती ही नहीं, तो मतलब ये एक ही आयन बनेगा फिर तो, मतलब फॉर्मूला ये नहीं है इसका, तो कहा फिर क्या करें। अब अगर हमें इसके 3 आयन बनाने हैं तो हो सकता है कि मैं क्या करूं, आप कहेंगे सर Cl को बाहर लगा, क्लोराइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है, क्लोराइड बाहर निकाल दिया। अब देखो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये कितने बनेंगे, 2 बन रहे हैं, एक खुद बनेगा स्क्वायर ब्रैकेट और एक बनेगा, 2 बनेगा। आप एक और लगा दो Cl, अब कितना देखो, अब कितने 3 आयन बन गए। पर एक मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार, कोबाल्ट का जो ऑक्सीजन है वो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके हिसाब से चेक करो जरा। मान लेते हैं कि कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट X है, क्लोरीन की -1 होगी, ये न्यूट्रल होते हैं जी 0, और क्लोरीन का अगेन -1 तो 2 का कितना -2 = 0, तो X3 आ गया, तो बिल्कुल सही है इसका मतलब। लेकिन कुछ बच्चों के यहाँ पे सवाल भी था, जब मैंने समझाया कई बच्चों को, वो कहते सर कोबाल्ट आपने पहले ये लिया था, ऐसे लिया था, आप 2 अंदर कर दो तो क्या दिक्कत है, तो क्या तब ऑक्सीजन स्टेट 3 नहीं आती है, देखो X -2 + 0 -1 = 0, तो X3 आता है। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे, एक तो ये बनेगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ आएगा, तो मतलब एक खुद ये बनेगा, तो अभी भी 2 ही बनेगा। लेकिन कितने आयन चाहिए हमें, 3 चाहिए ना जी, तो ये अब सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, काउंटर आयन कितने होंगे, 2 काउंटर आयन होंगे, और जो इनसाइड स्फीयर होगा वो कितना होगा 1, तो हमारा आंसर 1 है। क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है जी। तो ये पार्ट 1 हुआ, इसके और क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा आपके लिए जी एडवांस के। तो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों में और शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये क्वेश्चन उन तक पहुंच सकें और जो कंसेप्ट एप्लीकेशन है वो उन तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों।